24 फरवरी को प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस के आखिरी लम्हे के 32 सेकंड में क्या कुछ हुआ था, ये हम आपको सीसीटीवी कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इन 32 सेकंड के बाद जब हमलावर भाग गए तब आखिरकार क्या कुछ हुआ। लेकिन पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, इस तरफ से उमेश पाल की कार आती है कचहरी की तरफ से और ठीक इस जगह पर आकर रुकती है। ये वो जगह है जहां गली में उमेश पाल का घर है और ये गली है जो उमेश पाल के घर की तरफ जाती है। ठीक इस जगह पर आकर के कार रुकती है, जहां पर कार से निकलते ही जो हमलावर रहते हैं उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, बमबाजी शुरू कर दी जाती है। इसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज 32 सेकंड का है उसके बारे में दिखाते हैं। उस सीसीटीवी फुटेज की शुरुआत ये इस जगह से होती है। यहाँ पर उमेश पाल खड़े होते हैं, गोली लगे होने के बाद वो गली में भागने की कोशिश करते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और ठीक इस जगह पर आकर के एक शूटर उनके बगल में पहुंचता है जिसके हाथ में गन होती है। वो उन पर फायरिंग करता है और वो भागने की कोशिश करते हैं और दावा ये किया जा रहा है कि ये जो शूटर था माफिया अतीक अहमद का बेटा था। इस दौरान जब यहाँ पर फायरिंग शुरू होती है, बमबाजी शुरू होती है, तो उमेश पाल के घर से आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो बाईं तरफ आप लोहे का गेट देख रहे हैं ये उमेश पाल का पुराना घर है। यहाँ से उनकी भतीजी निकलती है जिसकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल है। वो भागते हुए आती है और यहाँ पर ठीक वापस उस जगह पर दिखाते हैं जहाँ पर अपने चाचा को देखती है और शूटर को देखती है और वो देखकर दहल जाती है, घबरा जाती है और उल्टे पार फिर वापस इसी तरफ भागती है और ये जो घर आप देख रहे हैं यहाँ पर वो दाखिल हो जाती है। इस बीच जो गनर राघवेंद्र रहते हैं वो आते हैं, उनसे पहले उमेश पाल आते हैं और आ करके ये जो पुराना घर है यहाँ पर गिरते हैं वो अंदर की तरफ। ये दरवाज़ा उस वक्त खुला हुआ था चूँकि जो भतीजी थी उनकी जो बच्ची थी वो वापस इसी जगह गई थी। पहले उमेश पाल आते हैं और उसके बाद जो गनर राघवेंद्र हैं वो आते हैं, उन पर टारगेट करके बम मारा जाता है और बम जो है आधा राघवेंद्र के शरीर पर लगता है और आधा इस जगह लगता है। ये देखिए इस दीवार का क्या हाल है। अब फिर से पीछे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस दौरान चीख पुकार सुनकर उमेश पाल की जो माताजी हैं शांति देवी वो यहाँ पर आ जाती हैं। उमेश पाल ठीक ये जो बरामदा आप देख रहे हैं इस घर का, यहाँ पर आते हैं, खून से लथपथ रहते हैं और आकर के अपनी माँ शांति देवी से लिपट जाते हैं और इतना ही कह पाते हैं कि अम्मा हमका मार डालिस, बस इतना ही कह पाते हैं। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर पाते हैं, बेसुध होकर के गिर जाते हैं। उनकी माँ उनसे लिपट जाती हैं और तब उन्हें पता चलता है कि नहीं उन्हें कई गोलियां लगी हुई हैं, वो खून से लथपथ हैं। और इस बीच जब वो उनकी पत्नी जया जो है, जो कि ये सामने का मकान है जो नया मकान उमेश पाल ने बनवाया हुआ था, वो वहाँ कमरे में तैयार होती रहती हैं, एक रिश्तेदार की सगाई में जाने के लिए तैयार होती रहती हैं और सीसीटीवी पर सब कुछ देखती हैं। और सीसीटीवी पर जो तस्वीर नज़र आती है वो तस्वीर देखने के बाद वो दौड़ती भागती हुई आती हैं और उन्हीं के सामने जो गनर राघवेंद्र थे जिनको बम लगा था वो आकर ठीक इस जगह पर गिरते हैं और जया पाल सीधे पहुँचती हैं इस जगह पर जहाँ पर वो उमेश पाल का हाथ थामती हैं और उनसे इतना कहती हैं उनकी हालत देखने के बाद कि हमारा साथ कभी मत छोड़ना। लेकिन साथ छूट गया, उमेश पाल को बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई और उनके साथ साथ उनकी सुरक्षा में तैनात 2 गनर की भी मौत हो गई। तो ये थी पूरी कहानी। हालांकि जो बच्ची सीसीटीवी में आपको नजर आ रही है उमेश पाल की भतीजी, जिसने बेहद करीब से इस वारदात को देखा था, वो उस घटना के बाद से दहली हुई है, सहमी हुई है, डरी हुई है और उसके बाद से उसकी स्थिति सामान्य नहीं है। हालांकि परिवार के लोग उसे सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी उस बच्ची की हालत मानसिक तौर पर बिगड़ी हुई है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस के आखिरी लम्हे का 32 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक हमलावर गली के अंदर घुसकर उमेश पाल पर फायरिंग करता है और इसके साथ साथ पीछे से बमबाजी भी की जाती है। इस दौरान घर से, उमेश पाल के घर से एक लड़की निकलती है जो चीखते हुए वापस लौटती है। वो लड़की कौन थी, 32 सेकंड में क्या कुछ हुआ और 32 सेकंड के बाद जो है परिवार वालों को कैसे जानकारी मिली, किस तरह चीख
पुकार मची, किस तरह से परिवार के लोग उन तक पहुंचे, किस तरह से जान बचाने की कोशिश की गई, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ उमेश पाल के परिवार के सदस्य हैं, उनकी माता जी शांति देवी जी हैं, उनकी पत्नी जया पाल जी हैं, परिवार के दूसरे सदस्य भी हैं। माता जी, उस दिन आप लोगों को सबसे पहले कैसे पता चला, क्या कुछ हुआ था? बट मुझे जो है एक पट की आवाज़, भम की आवाज़ आई, तो ये लगा, हमने कहा कि क्या हुआ। तो हमने अपने बच्ची से कहा बेटा गेट खोलो। गेट खोली, वो झांकी भगी, फिर दौड़ती हुई भगी चिल्लाते हुए, मार डाले मार डाले। तो हम वहीं खड़े, लेकिन बेटा मेरे अपने दरवाजे पे अंदर गली में ये हम देख रहे हैं वहाँ धुआं उड़ रहा, मार रहे हैं, लपटे हैं, लेकिन मुझे कुछ साफ दिखाई न दिया। इतनी देर में 2-1 मिनट भी नहीं बीता, भागता हुआ बेटा आया, अंदर मेरे घुसा। तो अम्मा बोला, हम दौड़े और जो बगल गए तो मुझसे लपटा, इतना ही बोला कि अम्मा मुझको मार डाले। और उसके बाद बेटा गिर गया सोफा पे। अब उनको अस्पताल भेज दिए। मारने में मेरा जो है, मेरे कैमरे हैं, कैमरे में जो कुछ भी आया है अब उसको सब देख लें। हम लोगों ने तो देख पाया नहीं। अब वहाँ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, फुटेज में सब कुछ आया है। अब उससे शासन प्रशासन जो भी है उससे अंदाज लगाए कि कितना टाइम हुआ, कितने में। लेकिन ये है कि वहाँ मेरे बेटे को कई लोग भीड़े थे मारे, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। अच्छा माता जी, ये बताइए कि वो एक जो बच्ची घर से बाहर दौड़ के जाती है उमेश जी के पास तक, वो बच्ची कौन थी, कैसे वो गई और कैसे वापस आई? वो मैंने जब आवाज़ सुना तो मेरे आगे थी, भगी, लेकिन जब वहाँ देखी तो तुरंत पलट पड़ी और वो चिल्लाते हुए भगी, चाची चाची चाची। उसके मुंह से यही इतना निकला, वो बड़े बेटे की बच्ची थी। और जिस दिन से उसने देखा और चिल्लाया है, इतना दहल गई है कि वो ना किसी से ज़्यादा बात करती है ना कुछ। जब बड़ों का दिल दहल गया तो छोटी बच्ची क्या कर सकती है। मतलब वो उमेश जी की भतीजी? वो भतीजी थी, लेकिन अभी वो बच्ची है। अब जो हम लोग ना समझ पाए, देख पाए, तो वो तो बस चिल्लाना, देखी गई भगी, इधर से गई उधर से तुरंत पलटी, वहाँ तो रुकी भी नहीं। आकर के क्या बताया उसने बच्ची? उसने यहाँ कुछ नहीं बताया। वो चिल्लाती हुई अपने चाची की तरफ इस वाले घर में भगी, और उसके पीछे गनर थे, और जब गनर भगा तो वहाँ बम बोल गया, वो भीतर यहाँ भाग के आ गई। वो मुझसे कुछ ना बता पाई। बेटा अंदर आ गया, बेटा चिल्लाना, अम्मा मुझको मार डाले, वो कुछ नहीं बताई। अच्छा, क्या उमेश जी ने उसको कहा था क्या कि भाग जाओ तुम, बेटा जो है वो नहीं, उसको भी खतरा हो सकता था? बेटा वहाँ बताया क्या उसने? नहीं, लड़की ने बता, नहीं ये नहीं बताई, ये नहीं बताई। वो देखी भगी, वो देख करके भगी। मतलब चाचा को इस हाल में देखा तो वो खुद दहल ये तो वो दहल गई, वो बोल नहीं पाए वहाँ, इसलिए अंदर आए हैं। इतनी गोली लगने पे अपने से भाग के आए, अंदर आए, बोले अम्मा हम आए, बस तुरंत ऐसे लपटे, बोले मार डाले, और कहने के बाद वो सोफा गिर गए। हमने जब कोट पलटा तो देखा तो उनके पेट में काफ़ी गोलियां लगी थी। सब लोग बच्चे फिर चिल्लाने तो आ गए, ले गए हॉस्पिटल। वो बच्ची क्या तबीयत घबराई हुई है, अभी भी उबर नहीं पा रही है क्या बच्ची? बेटा वो तो जैसे आधी पागल हो गई, उसके दिमाग में ये है कि उन लोगों ने मार डाला, उन लोगों ने मार डाला, उन लोगों ने मार डाला। जब सब लोग सीसी कैमरा देखते हैं तो वो तो सुनती है तो भी कुछ नहीं बोलती, वो अपना मुँह ढक के किनारे जाके रोएगी। वो अपने से बिल्कुल इतना उसका दिमाग वो हो गया, दहल गया है कि ना तो बोल पाती है, ना हंस पाती है, ना ठीक से रो पाती है। ये उसका कदर है कि दहली है। मतलब वो जो कुछ देखा उससे डरी भी हुई है और सदमे में भी। हाँ बिल्कुल सदमे में बेटा, बिल्कुल सदमे में है। अब बस मेरा तो बेटा भी यही कहना है कि आज 22 दिन हो रहा है, 21 दिन, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है।
और ये समझ लीजिए कि मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था। मैं पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ। कलम की लड़ाई लड़ता था, अपना परिवार लेके चलता था। समाज में ये नहीं देखता था कि कौन मेरे कास्ट का, नहीं, वो पूरी समाज को लेके चलता था और समाज उससे बहुत जुड़ी हुई थी। अब ये बताइए कि मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ रहा था और ये कातिलों ने बम और गोली की लड़ाई लड़ी है। तो ये बम और गोली की लड़ाई, जब एक काला कोट और खाकी वर्दी को लोगों ने मट्टी में मिला दिया, तब इसके लिए हमने शुरू में एक शब्द सुना मुख्यमंत्री जी का, तो उन्हीं के ऊपर हमने निर्णय ले लिया कि अब उन्हीं के ऊपर ये फैसला है। और आज भी उन्हीं के भरोसे पे मैं बैठी हुई हूँ। वही मुझे इंसाफ दें, वही मेरे बेटे के कातिलों को पकड़े, जो सज़ा देना है वो सज़ा दें। मेरा तो ये है कि खून के बदला खून। मतलब उस दिन जब वारदात हुई तो उमेश जी को सबसे पहले आपने देखा? सबसे पहले देखा क्या हुआ कि मुझसे लपट गया, सीधा बाहर से भागता हुआ आया, बोला अम्मा। हमने कहा हाँ भैया। बस वो मुझसे लपटा, यही बोला अम्मा मुझे सालों ने मार डाला। बस इतने में भैया गिर गए। कोट पलटे तो सगल गोली से छन्नी था। किसी का नाम भी लिए थे क्या कि किसने मारा, कौन है? नहीं, नाम नहीं लिए बेटा, बस ये कहा मारा। बस उनके मुझसे तही आवाज़ ही निकला, नाम तो ले ही नहीं पाए। अब नाम क्या लें? आप लोग देख रहे हैं कि कैमरे में क्या दिखाई दे रहा है। आज कैमरा ना होता तो जितने गुंडे थे झूठ बोल देते कि हम लोगों ने छुआ ही नहीं, हम लोगों ने मारा ही नहीं। लेकिन कैमरा मेरा गवाह कर रहा है। और दूसरा, मेरा कोई दुश्मनी था। मेरा बेटा लड़ाई लड़ रहा था राजूपाल का, और बाद में इसने अपहरण किया। अपहरण केस का मुकदमा मेरा बेटा लड़ रहा था और लास्ट स्टेज पे आ गया था। लेकिन ये पहले से कह रहा था कि मैं मरवा डालूँगा। इसने मरवा लिया, इसी ने मरवाया। मेरा कहना कि अतिक ने मरवाया है। फिर उसके बाद परिवार के सारे लोग पहुंचे होंगे कहा जब क्या कहते हैं, पहले आपसे वो लिपटे जो है वो, फिर तब तक दूसरे लोग भी आ गए होंगे? दूसरे लोग कोई नहीं आए बेटा, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, बाहरी कोई भी नहीं आ पाया। मेरे बच्चे थे, पोता लोग थे 3 ठो, और बाद में मेरा एक नाती आया। इन्हीं लोगों ने उठा छिदा के ले गए। बड़ा बेटा मेरा डिपो में था और उससे छोटा वाला जो बनारस में था। कौन था उठाने वाला? सब छोटे छोटे लड़के थे, कोई बाहरी तो मेरे घर में अंदर घुसा ही नहीं था। मेरे बच्चे ऊपर वाले कमरे में थे। जब शायद आवाज़ हुई तो सब भाग के ऊपर से देख रहे, वहाँ आड़ पड़ रहा था। जब हम चिल्लाने मेरा बेटा आया तो सब बच्चे ऊपर से भाग के कमरे से आए। मेरे घर में कोई नहीं, सब छोटे छोटे बच्चे थे। हमारे साथ जया जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको कैसे पता चला? सबसे पहले वो बच्ची ने बताया या कि चीख पुकार सुन के आप पहुंच गए? नहीं, मेरे हस्बैंड उस दिन अपनी पैरवी करने गए थे कोर्ट पर, और उन्होंने कहा था शाम को तैयार रहना, हम लोग साथ में चलेंगे। असल में मेरे मामा के लड़के की शादी तिलक था, तो उसमें जाना था। उन्होंने कहा था मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा। मैं अपने कमरे में अपने कैमरे के सामने बैठी हुई थी। जैसे गाड़ी मेरे गली के सामने रुकी है और रुकने के बाद फायरिंग हुई है, तो मैं उस समय समझ नहीं पाई कि ये ऐसे क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। और उसके बाद वो भागने लगे, तो मैं अभी देख के घबरा गई। देख के घबराने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकलते फिर दौड़ते हुए यहाँ तक आई हूँ, जो कि मेरे सामने ही बम फोड़ा गया और दीवान जी मेरे गेट के सामने गिर पड़े। ये घटना मैंने देखा। मेरी भतीजी भी मेरे पास आई कि चाची चाची चाचा को मार दिए हैं लोग। मैं फिर बाद में गई, मेरे आदमी जो है जब पहुंची हूँ तो वो अवस्था उनकी, यानी ना बोलने की थी ना कहने की थी, कुछ भी नहीं। तो मैं उनको ले जाने के लिए परेशान हो गई कि किससे कहूँ, किससे कैसे करूँ। फिर उसके बाद मैं अपने घर के बच्चों को, यानी बच्चे आए फिर दिल्ली के गए, गाड़ी रोकने के लिए कर रही, कोई गाड़ी नहीं रुक रही है। गाड़ी देखा लॉक है, अपनी गाड़ी भी लॉक थी, कुछ नहीं। मैं बड़ी परेशान हो गई। मेरी जो है नंद ने एक अब पे गाड़ी रोकी,
तब उस गाड़ी को रोकने के बाद उस पर सब बैठा करके मेरे भांजे सब लेके गए, बेटे बच्चे सब लोग ले करके लाद के लेके गए, हम भी बैठ के गए, नारायण स्वरूप लेके गए, वहाँ तक उनकी सांसें चल रही थी। और फिर उसके बाद मैंने बल्कि उनसे हाथ में अपना हाथ रख के कहा, भैया मेरा हाथ नहीं छोड़ना, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना। वहाँ गई, वहाँ तब आप कमरे में बैठी थी तो कैमरे पे सब कुछ आपको नजर आ रहा था? मैंने कैमरे में देखा कि मेरा आदमी जो है निकला गाड़ी से, और आदमी ने किया तो वो एक्शन किया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, मैं उसको गौर से देखने लगी। तब तक वो गली के अंदर भागे और कई लोगों ने घेर लिया। फिर मैं ऊपर से भाग के नीचे आई, जब तक आई तब तक बम मेरे सामने ही फटा। ये वारदात मैंने देखा था। जब आप उनके पास पहुंची तो आपसे, जैसे माता जी से उन्होंने कहा कि ये मार डाला लोगों ने हमको, जो है वो आपसे भी कुछ कह पाए थे कि नहीं? उनकी बोलने की क्षमता ही नहीं थी, वो सिसकियाँ ले रहे थे। अब मैं बताई ना कि मैंने अपना हाथ उनके हाथ में रखा, कहा भैया साथ नहीं छोड़ना मेरा। मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी घड़ी है। वो बच्ची ने आकर के आपसे कुछ कहा था क्या, जो भाग करके बाहर गई थी वो बच्ची? बच्ची ने कहा कि चाची चाचा को गोली लग गई है, चाची चाचा को गोली लग गई है। वो कहते हैं भाई वहाँ रुक गई है। मैं फिर भाग के साथ में हम दोनों गए, देखा चाचा के वाकई में लग गया तो। और फिर कोई था भी नहीं उस समय घर में बड़ा कि उनको, नहीं तो वो हमारे घर में कुछ भी किसी को कोई दिक्कत होती थी तो वो सबसे पहले ही एक्शन लेते थे कि हाँ इनको यहाँ हॉस्पिटल ले चलना। उस दिन कोई नहीं मिला मुझे, मेरा आदमी इस तरह से अंजाम हुआ। तो वो बच्ची क्या तब से बहुत दहशत में है, डरी हुई? जब हम खुद दहशत में हैं कि आज जो है कब वो उसका लड़का आके मारा, वो वहाँ पे बरेली जेल और साबरमती जेल के अंदर बैठा है और उसका लड़का ऐसा वारदात कर दे रहा है, तो कल को मैं कैसे मान लूँ कि मेरे बिटिया तो छोटी सी है, वो दहल तो गई ही है, तो मैं कैसे अपने आप लोगों को, बच्चों को समझूं कि वो सेफ हैं। तो डर है, पूरे परिवार को खतरा है? बिल्कुल डर है। डर नहीं है तो आज हम कैसे बाहर निकले? आज तक होता तो हम अपना बाहर निकलते। ये घटना अभी तक शांतिपूर्वक है, इस तरह से ना होता मैं कुछ ना कुछ कार्रवाई करती अपनी तरफ से, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुद डरी हुई हूँ। तो डर की वजह से आप पैरवी भी नहीं कर पा रहे? नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब जो चीज़ है मैंने इसीलिए आप लोग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो पिता समान मेरे हैं, मैंने उनको पिता माना अपना, उन पे ही सब कुछ छोड़ दिया है कि आप ही देखो मेरा न्याय आपसे द्वारा पूरा होगा, कोई और नहीं करने आ रहा। मैं एक बिटिया आपकी भीख मांग रही हूँ, कम से कम मेरे पति का न्याय करवाएं आप। भरोसा है मुख्यमंत्री जी पर? भरोसा मैं आज से नहीं, मैं 24 तारीख की घटना के बाद से 25 तारीख से लगातार मैं यही घटना बार बार मैं कह रही हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए, आप ही न्याय दिलाओगे, नहीं तो ये जो घटना हुई है शांत हो जाएगी। इसको शांत नहीं करना है। इस आदमी को, इसके घर परिवार को, सदस्य को, जितने भी हैं, इनके निस्तर नाबूद कर देना है कि उनका नाम लेने वाला कोई अतीक अहमद अशरफ नाम का कोई आदमी जिंदा था, ये नहीं होना चाहिए। इनका पूरा सर्वनाश कर दे। लेकिन धीरे धीरे अब 1 महीना होने को आ रहा है। देखिए मैं आप ही से इससे अपील कर सकती हूँ, मैं लड़ने क्या जाऊँगी, मैं वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शासन में बैठे हुए हैं, शासन में देखने के बाद वो इस तरह से न्याय न कर सके मेरे साथ। अगर उन्होंने न्याय नहीं किया तो सारे समाज में जितने भी हर व्यक्ति है वो यही समझेगा कि जब जया पाल नाम की औरत कृष्ण कुमार पाल या उर्फ उमेश पाल की हत्या का नहीं दिला पाई तो अन्यथा कोई भी नहीं दिला पाएगा। अच्छा, जो बच्ची आपकी भतीजी है उस दिन गली में गई थी, उसकी हालत अब कैसी है, ठीक है या अभी भी वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है भैया, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई। वो बच्चा समझ लीजिए, उसको बुलाना पड़ता है, खिलाने पिलाने के लिए उसको खिलाना पड़ता है, तब वो कहीं खाती है, नहीं तो वो भी रोती रहती है दिन भर है। मैं आपको क्या बताऊँ, जब मेरी कंडीशन ऐसी है तो वो तो साक्षात देखी है।
सदमे से नहीं उबर पा रही। नहीं, सदमे से नहीं उतर पा रही है। अपनी सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगी, परिवार की सुरक्षा को लेकर अपने साथ? मैंने शासन पे छोड़ा है कि मुझे ही सुरक्षित वो दिलाएंगे, सुरक्षा वो मुझे दिलाए कि कम से कम मेरे परिवार, मेरा सदस्य, मेरे समाज के लोग ये सब सुरक्षित हो सके। इनका ही खात्मा करवाया जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। अम्मा 23 दिन हो गए हैं, 23 दिन बहुत होते हैं और अभी बहुत कुछ हो नहीं पाया है। 5 शूटर फरार हैं, अतीक अहमद की पत्नी फरार है। आप लोगों को क्या लगता है कि एक एक दिन भारी पड़ता जा रहा है? अब दिन पे दिन तो बेटा भारी पड़ रहा है। अब तो हम लोग तो आस लगा के बैठे हैं और लोग का कहना है कि हो सकता है कि फैसला ना मिले, इनको इंसाफ ना मिले। अब जो लोग हैं जय तरह के सुनने में आता, हम आते हैं यहाँ लोग मिलने के लिए तो कह रहे हैं 23 दिन हो गया, जब इंसाफ नहीं मिला तो आगे क्या उम्मीद रखो। तो हम तो यही कहते हैं भाई, हम बाहर निकल नहीं रहे हैं, ना किसी से कुछ कह पा रहे हैं भाई। शासन प्रशासन तक अब जो कुछ भी है, अब मोदी जी को, योगी जी के ऊपर है। जो फैसला करना चाहे वो फैसला करें, उन्हीं के ऊपर हम निर्भय हैं। बाहर क्या डर की वजह से नहीं निकल रहा कोई? देखिए बेटा, हम तो वैसे भी नहीं जाते कहीं बाहर। मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अकेले जाऊं। और अगर इनको सहारा लेती हैं, कहीं जाना चाहें कि हाँ अपनी गुहार लगाए, तो भाई अभी तो बाहर डर है। हमको बाहर से अधिकार भी नहीं मिल रहा है कि अभी आप लोग कहीं नहीं जाइए, जब तक कि आप लोगों को कहा ना जाए तो बतलाइए। अभी तो डर है ना। क्या चाहती हैं अब आप? बस यही हम चाहते हैं बेटा कि हमको न्याय मिले। ये जितने अतीक ने कराया है, अतीक पहले मारा जाए। अगर ये मारा जाएगा, पहले जड़ अगर कट जाती है तो शाखा और डंगाल सूखने में टाइम नहीं लगेगा। जब तक अतीक नहीं मारा जाएगा, जब तक मेरे बेटे की न्याय नहीं होगा, मेरे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने आपके बेटे को मारा है उनको भी वही सजा? वही सजा। मेरा कहना, खून का बदला खून, तभी मेरे आत्मा में संतुष्टि मिलेगी। अब मुझे अगर यही न्याय मिल गया तो समझ लीजिए बहुत धन्यवाद है कि मेरे बेटे के हत्यारे मारे जाएं। उनका मरने के बाद उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले, बस। लगता नहीं कि इस मामले में राजनीति ज़्यादा हो रही है? मायावती के भतीजे की शादी है और उन्होंने शादी का कार्ड अतीक की पत्नी, जो कि आपके बेटे में की हत्या में नामजद आरोपी है, 25,000 रुपये का इनाम घोषित है, उसको भी शादी का कार्ड मायावती ने भिजवाया है। क्या संदेश देना चाहते? देखिए, पहली बात तो मायावती को खुद पता है कि राजू पाल का हत्या हुआ था और खुद मायावती जी आई थी और उनको ये साक्षात पता है कि हत्यारों ने हत्या किया। और दूसरी बात, उमेश पाल की हत्या हुई है तो वो एक मुख्यमंत्री थी। आज अगर राजनीतिक के वजह से अगर वो पक्षपात ले रही हैं तब इनकी मर्जी है, लेकिन उनको भी ये हक है कि एकदम साफ इंसाफ दिलाएं। अगर साफ इंसाफ दिलाएगी तो समाज उनको याद करेगी। अगर इंसाफ नहीं दिलाई तो समाज उनको धोखेबाज समझेगी। ये तो मजाक उड़ाना नहीं हुआ कि एक तरफ जो 3 हत्याओं की आरोपी है, पुलिस तलाश रही है, उसको आप शादी का कार्ड भेज रही हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि बहन जी को, मायावती को भी एकदम समझ लो हत्यारे का साथी समझेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे। समाज इनसे बिल्कुल खिलाफ थी और हो जाएगी। ये बात है। ये नहीं लगता कि एक तरफ आपके पति मारे गए, 2 सरकारी गनर मारे गए, मतलब खाकी के लोग मारे गए जो है वो, और जो आरोपी हैं और क्या कहते हैं उनको मायावती अपने भतीजे की शादी का कार्ड भेज रही हैं जो है वो, और फरार हैं, 25,000 रुपये का इनाम है, तब ये हाल है। क्या उन्हें पता है कि अतीक अहमद की औरत कहाँ है जो कार्ड देने पहुंची है? उन्हें पता है? नहीं, लिस्ट में बाकायदा नाम है और उनके पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम ईमेल से उनको भेजेंगे। जो किस जगह देंगे ये बताएं, हमको तो बताएं कि किस जगह देंगे। जब उसकी औरत भगी हुई है और उसको 50,000 का इनाम लगा हुआ है तो वो किस जगह देने जाएंगी? मायावती अगर देने जा रही हैं
सब उनको बहन जी कहते हैं। बहन जी नहीं कहूँगी, मैं मायावती कहूँगी। वो किस जगह देने जाएंगी मुझे बताएं, मैं भी चलूँगी ना फिर। ये क्या लगता है कि सिर्फ वोट के लिए जख्मों पे और नमक छिड़कने जैसा है? बिल्कुल, ये वोट पे जो है अपना पैसा कमाना, ये पैसा कमाने का धंधा कर रही हैं, फिर इसका मतलब है वो खुलेआम काले कोट और खाकी वर्दी की बेइज्जती कर रही हैं। खाकी का और काले कोट की बेइज्जती कर रही हैं। वो कोई इंसाफ नहीं दिला रही, वो सब की बेइज्जती कर रही हैं। उनको ये नहीं है कि अगर खाकी वर्दी ना हो तो समाज में कैसे लोगों का फरियाद और कैसे लोगों मुलजिमों को इंसाफ मिले, और अगर काला कोट ना हो तो कैसे अदालत में हज़ारों का फैसला हो। लेकिन उस काले कोट और खाकी वर्दी को बेइज्जती कर रही हैं। बिल्कुल, आज 23 दिन हो गए हैं। 23 दिन बाद भी जो 5-5 लाख रुपए के 5 इनामी शूटर्स हैं, आज तक उनका पता नहीं चल सका है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसे लेकर जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग दुखी हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जिन लोगों ने उमेश पाल जी की हत्या की है उनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है, जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने शाइस्ता परवीन को मायावती के भतीजे की शादी का कार्ड भेजे जाने पर भी नाराजगी जताई है और इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।